किसी भी कार्यक्रम को किसी देश में, समाज में आगे बढ़ाने के लिए दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक विजिबल प्रोग्राम, एक नॉन विजिबल प्रोग्राम। एक विजिबल प्रोग्राम वो जो हम टीवी पर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जिसे कोई भी देख सकता है और वो कभी नहीं भूलता, पढ़ा लिखा भी हो चाहे बगैर पढ़ा लिखा हो। एक वो प्रोग्राम जिसको पढ़े लिखे लोग ही, जो नॉन विजिबल प्रोग्राम कहते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं और उसके तहत अपनी बात को समाज में रख सकते हैं और समाज में अवेयरनेस या किसी तरह का कोई मानव कल्याणकारी कार्य को आके रख सकते हैं। इस संबंध में काफ़ी वो अध्ययन करने के पश्चात बहुत सारे लोग संपर्क में आए। उसके पश्चात एक विजिबल कार्यक्रम तैयार हुआ। मैं कह रहा था दो तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक विजिबल कार्यक्रम, एक नॉन विजिबल कार्यक्रम। हमने दोनों कार्यक्रम की तैयारी की है और जहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, देश भर के लोग आते हैं, दोनों तरह के कार्यक्रम देखते हैं। तो जो विजिबल कार्यक्रम होते हैं, जैसे बाबा साहब पर एक फिल्म बनी, लगभग 3 घंटे की फिल्म है, वो हम दिखाएंगे, वो विजिबल कार्यक्रम है, सभी लोग देख सकते हैं। और जो बाबा साहब ने ज़िंदगी भर संघर्ष किया वो उसमें दिखाया गया है। उसी तरह से तथागत बुद्ध पर जो फिल्म बनी उसको भी दिखाया गया, बुद्ध ने क्या संघर्ष किया मानव कल्याण के लिए। तो दोनों कार्यक्रम एक कल्चरल तरीके से दिखाया जाता है और एक सोशल तरीके से। साथियों, मैं कह रहा था सोशल कार्यक्रम, एजुकेशनल कार्यक्रम और कल्चरल कार्यक्रम, तीनों तरीके से आपको समाज के बीच में जाना पड़ेगा। यदि हम एक प्रोसेस को ही अपनाते हैं तो पूरा समाज उससे नहीं जुड़ पाएगा। बच्चों के मतलब की भी बात होनी चाहिए, लेडीज़ हैं उनकी मतलब की बात होनी चाहिए, और जो जेंट्स हैं उनके मतलब की बात होनी चाहिए, देश और समाज की बात होनी चाहिए। जब आप कल्चरल कार्यक्रम, बुद्ध, अम्बेडकर और हमारे जितने महामानव पैदा हुए, बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब तक, उनकी विचारधारा पर जो हजारों कार्यक्रम तैयार हुए हैं, उनको आप रखेंगे तो उनको आनंद भी आएगा, वो डांस भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, उनको प्यारा लगेगा, और जहाँ भी होगा वो आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वो कार्यक्रम भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहाँ भी ऑफर होते हैं वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं उनको किसी तरीके से। ये प्रोग्राम को चलाने की बात हो गई कि तरीका क्या होगा। एक तो तरीका वही जो हमारे बीच में आज हो रहा है, दूसरा कल्चरल तरीके से होगा, तीसरा एजुकेशन की तरीके से होगा, जिस पे हम पहले ही बता चुके हैं। साथियों, ये 3 एस्पेक्ट हैं, 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम महापुरुषों की जीवन संघर्ष को, उनकी बातों को समाज के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। असर भी पड़ता है, ऐसा नहीं पूरे देश पर असर पड़ रहा है। हर पहलू पर आपको लड़ना है। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जो बगैर लड़े आपको मिल जाएगा। शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब मैं लीगल बात करता हूँ आपको। भाई, सबसे बड़ी पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरे दर्जे की पावर क्या है? हाई कोर्ट। मैं तो डेली देखता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुछ लोग कहा करते थे, मनुवादी लोग, कि भाई अब तो यादव के बच्चा पैदा होगा वो एसडीएम होगा। ठीक है, लेकिन अब इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बहुजन का हो चाहे सवर्ण हो, ये नहीं कहता कि जज के बच्चा पैदा होगा वो जज पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, 31 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 13 ब्राह्मण हैं, 11 वैश्य हैं, 1 शेड्यूल कास्ट का है, बाकी 2-4 और हैं। ओबीसी की आबादी जहाँ 54% इस देश में है,
क्या उनमें एक व्यक्ति भी इस लायक नहीं है कि जज बन सके? जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके बाबा महाराष्ट्र में वकील थे, रंगनाथ ललित। उनका लड़का बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना। उनका लड़का उदय उमेश ललित को पैराशूट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया गया। ना तो कभी वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे, ना हाई कोर्ट में जज रहे, सीधा सीधा बीजेपी की सरकार बनी, अमित शाह के उन्होंने केस लड़े हुए थे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में क्यों उतारा गया कि जज बनेंगे फिर चीफ जस्टिस का मौका मिलेगा। 73 दिन का टाइम मिला, आधा टाइम बीत गया, आधा और रह गया है। पहले ही दिन उन्होंने योगी जी के करीब 13 केस थे, निपटा दिए, कोई फोर्स नहीं, ख़त्म कर दिए। गुजरात के मैटर थे जो मोदी और अमित शाह से जुड़े हुए थे, उनको निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। इसके अलावा पुराने जितने मैटर जिससे सत्ताधारी दल अफेक्टेड था वो ख़त्म कर दिए। अभी 5 दिन पहले उनका लड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील था। यूपी गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने केस होंगे उनकी पैरवी वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। कितनी उम्र है? 30-35 साल की उसकी उम्र है। जिनकी ज़िंदगी गुजर गई सुप्रीम कोर्ट में हैं, कपिल सिब्बल हैं, तमाम दुनिया के लोग, किसका नाम लूँ, महमूद परचा हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने वो कहीं पर भी नहीं टिकता। लेकिन जिसकी सरकार होती उसकी चलती है। कल उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, क्या करेंगे आप? जुडिशरी का हाल ये है, आप किससे न्याय मांगेंगे जा कर के? कौन न्याय देगा आपको? इसलिए आपको रोड पे आना पड़ेगा। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब अभी 2 महीने पहले अमेरिका गए, जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गए और बाकी लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वहाँ फ़ोटो देखी। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास कटिंग है कि मेरे जैसे करोड़ों लोग आज सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ विश्व का सबसे जो पावरफुल कंट्री है अमेरिका, उसकी सबसे यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया, यहाँ पर भारत के एक स्टूडेंट की मेन जगह पर फ़ोटो लगी हुई है। मैं नमन करता हूँ और इसे देख करके पूरा देश इस पर गर्व करेगा। भारत का CJI ये कहता है। हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, ना कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं। किसी देश को चलाने के लिए जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा। चलाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, 3 संस्थाएं होती हैं, शासन, प्रशासन और जुडिशरी। आप 85% ना शासन में, ना प्रशासन में, ना जुडिशरी में, कहीं पर भी नहीं। वो जैसा करेंगे वैसा होगा। लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा रहे हैं PM ऑफिस में। क्या मतलब है? जो IAS बनता है 13, 14, 15 साल बाद प्रमोशन होता है, तब जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। आप कंपनियों के लोगों को लेकर के वहाँ डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने वाइस चांसलर हैं आपके SC ST OBC के, आदिवासियों के? कितने प्रोफेसर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं? कहीं कुछ नहीं। कहाँ आप सो रहे हैं, कहाँ एजुकेशन है आपकी? तो ये बहुत सारे ऐसे अहम मसले हैं जिन पर हमको सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। इसलिए क्योंकि ये बातें बहुत लंबी हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, सब पर एक बार नहीं बोला जा सकता। आप लोगों के विचार भी मुझे सुनने हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों की बातों को भी मैं सुनना चाहूँगा। इस प्रोग्राम के बाद सम्राट अशोक पर आधे घंटे का टाइम लूँगा। सम्राट अशोक का एक कथानक के जरिए आज जन्म होगा और कल वो मगध का सम्राट बनेगा। 3 तारीख को कलिंग युद्ध की घोषणा होगी, 4 तारीख को कलिंग युद्ध होगा और 5 तारीख को बुद्ध की शरण में जाएगा।
यही मेरा मकसद है कि विजयदशमी का मतलब क्या है, वही आप लोगों की नोटिस में लाना चाहता हूँ। विजयदशमी हमारा त्यौहार है, हमारा त्यौहार है, हम सब का त्यौहार है। उस दिन सम्राट अशोक ने ये संकल्प लिया था कि आज से कभी भी तलवारों के बल पर कोई युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन हम लोगों ने समझ नहीं पाया और वो दूसरे रूप में विजयदशमी का त्यौहार मनाने लगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अहम मसले हैं जिन पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी बात को सुना, कल फिर सुनाऊँगा। अब मैं आप लोगों के विचारों को सुनना चाहता हूँ, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।